स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है हमें आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि जो आपने ठाना है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है और आपके इसी सरकारी नौकरी लेने के प्रयास में हम आपके साथ लगे हुए हैं। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपको अपने एग्जाम से संबंधित पर्याप्त सामग्री मिल सके और आपको इधर उधर न भटकना पड़े। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि वह सभी तथ्य इस वीडियो में शामिल कर लिए जाएं। साथ ही साथ हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि हम भारत के संविधान को सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक जो हमने पढ़ा वो मौलिक अधिकार तक था। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग आज बात करना चाहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। डीपीएसपी कहते हैं इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 टू 51 यानी अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। तो पहले इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए कि डीपीएसपी में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारी जो संविधान सभा है, वो संविधान सभा के जो लोग हैं, हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो क्या चाहते थे, उनकी क्या अपेक्षाएं थी, उनको उनकी क्या मंशाएं थी भारतीय संविधान को लेकर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या विजन था, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनकी अपेक्षाएं थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भाग 4 को हम लोग सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक भाग 4 को कहा जाता है। आप मुझसे यह प्रश्न पूछोगे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक क्यों कहा जाता है भाग 4 को, इसका सबसे बढ़िया जो कारण है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत वो सारी बातें दे रखी हैं जो किसी भी समाज में, जो समाज में भेदभाव है उसको समाप्त करने या किसी भी तरह की जो आर्थिक विषमता है उसको समाप्त करने में ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस तरह के बहुत सारे भेदभाव विषमताओं को समाप्त करते हैं। इस वजह से इसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। एक बात तो हुई है। दूसरी बात, सिविल सर्विसेज के पेपर में ये पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। डीपीएसपी को हम लोग सामाजिक आर्थिक न्याय का या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहते हैं। डीपीएसपी में और क्या खास बात है, देखिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तो एनफोर्सेबल नहीं है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो फिर इनको शामिल क्यों किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37, अभी हम उस पर बात करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्टेट दो प्रकार का होता है। एक ऐसा स्टेट जो केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, एक ऐसा स्टेट जो केवल रेवेन्यू का कलेक्शन करता है। उस प्रकार के राज्यों को कहा जाता है पुलिस स्टेट या पुलिस राज्य। इस प्रकार के राज्य को हम कह सकते हैं मिनिमम स्टेट, जो कम से कम कार्य करे। एक ऐसा राज्य जो लोगों के लिए सब कुछ कार्य करने की बात करता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए स्कूल की व्यवस्था करना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, ये सारी बातें जब राज्य खुद करता है तब उस प्रकार के स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यदि आप देखोगे तो इसमें वो सब बातें कर रखी हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए सबको आवश्यक होता है। वो सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों में इस वजह से नीति निर्देशक तत्व या भाग 4 जो है
इसे हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कह सकते हैं। एक बात और है, अक्सर ये कहा जाता है, क्योंकि मित्रों आप लोग सब जानते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो कई जो आलोचक हैं वो अक्सर ये कह देते हैं कि महात्मा गांधी ना तो संविधान सभा में उपस्थित थे, ना ही भारत के संविधान में कहीं पर भी उनके विचारों का उल्लेख मिलता है। तो ये गलत है ये। गांधी क्या चाहते थे, गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी, क्या गांधीयन फिलॉसफी है, इससे कुछ अगर आप नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये गांधी जी का ही तो ग्राम स्वराज की अवधारणा है। आप लोग जानते हैं गांधी जी कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों का समर्थन करते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 इन सब बातों का उल्लेख करता है। गांधी जी मादक पदार्थों के सेवन का विरोध करते थे, मादक पदार्थों पर रोक लगाना चाहते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 देख लीजिए, मादक पदार्थों पर रोक का उल्लेख है। ठीक उसी प्रकार से गांधी जी पशुओं विशेषकर गाय की हत्या के विरोधी थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 देख लीजिए। तो कुल मिलाकर जो गांधीयन फिलोसफी है, जो गांधी जी के विचार हैं, वो भाग 4 में दिखाई देते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसके अलावा एक प्रश्न ये बनता है कि ये तो आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व, ऑब्वियसली नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ही लिए गए थे, लेकिन अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है और क्लासेज में भी विद्यार्थी अक्सर प्रश्न पूछते हैं, जरा ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छे से बात समझाना चाह रहा हूँ। 1935 का एक अधिनियम था जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। 1935 के अधिनियम में निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस थे। ये जो निर्देशों के उपकरण जो 1935 के अधिनियम में थे, इन्हीं निर्देशों के उपकरण को वर्तमान भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। जो आज का संविधान का जो डीपीएसपी है वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निर्देशों के उपकरण थे। तो कई बार कई विद्यार्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि एक जगह तो हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोतों के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, और एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि 1935 के अधिनियम में निर्देशों के उपकरण जो उल्लेखित थे वही आज डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया? 1935 आंसर होगा या फिर आयरलैंड होगा? देखिए एकदम स्पष्ट कर देते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम में निर्देशों के उपकरणों का उल्लेख था, और ये जो निर्देशों के उपकरण हैं वे ही आजकल डीपीएसपी कहलाते हैं। 1935 का जब अधिनियम बना था, उस 1935 के अधिनियम में भी जो नीति निर्देशक या निर्देशों के उपकरण का प्रावधान था वो आयरलैंड से लिया गया था। इस वजह से अगर ये कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निर्देशों के उपकरण जो कि 1935 के अधिनियम में उल्लिखित थे वे स्वयं आयरलैंड से लिए गए थे। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए कई बार विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आता है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में फर्क क्या है। देखिए फंडामेंटल राइट्स फोर्सेबल है, राज्यों को उसे लागू करने पड़ेंगे, और यदि राज्य उसे लागू नहीं करता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट से सहायता ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, अधिकांश जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो नेचर है वो निषेधात्मक है, राज्य को कार्य करने से रोका गया है। इस वजह से हम उन्हें नकारात्मक या निषेधात्मक कह सकते हैं। इसके ठीक विपरीत डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये फोर्सेबल एनफोर्सेबल नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें राज्य लागू करना राज्य की इच्छा के ऊपर करता है ना, तो इनकी जो प्रकृति है ये सकारात्मक है, क्योंकि प्रत्येक नीति निर्देशक तत्व के लिए हमने राज्य से ये अपेक्षा की है कि राज्य लोगों के लिए ऐसा करेगा, तो दोनों में बहुत अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, क्या प्रश्न हो सकता है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखो जैसे ही मैंने ये कहा कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द परिभाषित किया गया है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी, और सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आई होगी कि अनुच्छेद 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में भी तो राज्य शब्द परिभाषित है, बिल्कुल सही है। भाग 3 का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। भाग 4 का अनुच्छेद 36 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों ही अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं।
लेकिन आप ये प्रश्न पूछोगे कि यदि फिर ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो हमें क्या जवाब देना है। जवाब दिया जा सकता है। यदि प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है, ऑब्वियसली ऑप्शन 12 होगा, अनुच्छेद 12 होगा। और आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि यदि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों है तब क्या होगा, और दोनों इंडिविजुअल ऑप्शन दे रखे हैं तब प्राथमिकता किसको देंगे, आप अनुच्छेद 12 को प्राथमिकता देंगे। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द वाकई में परिभाषित किया गया है, लेकिन 36 में क्या लिखा गया है, 36 में लिखा है भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दे रखा है। इसका मतलब क्या है, वास्तविकता में अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित क्या है, 36 में कहा गया है कि इसका वही अर्थ है। दोनों अगर इंडिविजुअल ऑप्शन आए तो आंसर होगा 12, और अगर दोनों एक साथ में आए तो आंसर 12 और 36 दोनों होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। 36 के बाद अनुच्छेद 37 क्या कहता है। अनुच्छेद 37 देखिए, आप लोगों को एक दिक्कत आ रही होगी, मुझे मालूम है कि आप इसे याद नहीं रख पाएंगे, याद रखने में बड़ा समस्या आएगी। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप टुकड़ों में याद कीजिए। भारतीय अनुच्छेद 37, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 दो बातें कहता है। एक, फोर्सेबल नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व फोर्सेबल नहीं है, ये बात अनुच्छेद 37 में लिखी गई है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी लिखी गई है, राज्य जब भी नीतियां बनाएगा इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, ये बात भी अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है। तो दो बातें हैं, वाद योग्य नहीं है, और दूसरी बात है राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 38, और मेरे हिसाब से आर्टिकल 38 पर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या क्या प्रश्न हो सकता है, जरा इसको देखते हैं। मैंने कहा सिविल सर्विस के एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ है, उस समय इसका आंसर था प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में। आर्टिकल 38 वह अनुच्छेद है, या यूं कह दीजिए कि एकमात्र वह अनुच्छेद है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा है। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके। सीधा प्रश्न आ सकता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द है वो किस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, तो वह अनुच्छेद है आर्टिकल 38, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखें आर्टिकल 39। अक्सर विद्यार्थी यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इस बात की पावर देता है कि वो किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के अनुसार कर सके। कोई भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, कोई भी ऐसी विधि जो हमारे संविधान का उल्लंघन करती है, उसका रिव्यू किया जा सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। बिकॉज आर्टिकल 30 इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद या भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग आर्टिकल 39 क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 39। और ऐसा क्यों, आर्टिकल 39 में 6 बातें और 6 की 6 बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा ही यहीं से प्रश्न बनता है। और जरा ध्यान रखें, पहली बात कौन सी बातें हैं इसमें, पहली बात राज्य सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका उपलब्ध कराने का समान अवसर प्रदान करेगा, पहली बात। दूसरी बात, राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस तरह से करेगा जिससे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या लिखी हुई है, ये जो बी और सी में बोल रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनना, वापस अभी जिक्र करेंगे इसका। सी लिखा हुआ है राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे कि सेंट्रलाइजेशन ना हो, केंद्रीकरण ना हो। और चौथी बात, एकदम समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी सभी स्त्रियों और पुरुषों को अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाएगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहाँ पर है, आर्टिकल 39 में है, और वो भी चौथे पॉइंट में। ई यानी 5वां क्या लिखा हुआ है, राज्य स्त्रियों और पुरुषों को ऐसे कार्य करने नहीं देगा जो उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हों, जो उनकी आयु के विरुद्ध हों,
और राज्य बच्चों की जो टीन एज है, बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है, उसको ध्यान में रखेगा। इस बात का भी उल्लेख आर्टिकल 39 में है। और जो लास्ट बात लिखी हुई है, राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उनका शोषण नहीं हो। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 39 में है। मैंने कहा आर्टिकल 39 का जो बी और सी पार्ट है वो आपको याद रखना है। और वो आपको याद क्यों रखना है, वो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जब हमने पढ़े थे तब आपको बताया गया था, अनुच्छेद 31C बताया था। मैंने आपको कहा था 31C, अनुच्छेद 31C हमने 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। देखिए, जैसे ही हम नीति निर्देशक तत्व टॉपिक पूरा करेंगे, हम लोग डायरेक्टिव टू प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ द पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों में किस बात को लेकर तनाव है, किस बात को लेकर विवाद है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 31C की बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 25वां संविधान संशोधन के द्वारा 31C नामक अनुच्छेद जोड़कर ये लिखा गया कि आर्टिकल 39B को अनुच्छेद 14 जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 जो हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर आर्टिकल 39B और C को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 31C में है। बी और सी दोनों महत्वपूर्ण है, याद करिए। आपको ये बताया गया था कि फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ रहे थे तब आपको ये कहा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या था इंदिरा गांधी सरकार में, राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था इंदिरा जी की सरकार में, 1969 की बात है। रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया और माधव राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया। और उस निर्णय के काउंटर में इंदिरा जी ने 25वां संविधान संशोधन करके 31C नामक अनुच्छेद जोड़ा और लिख दिया आर्टिकल 39B व आर्टिकल 39C को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं उस पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 40 की ओर। क्या कहता है अनुच्छेद 40? अनुच्छेद 40 ये कहता है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे कहा कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो गांधीयन फिलोसफी है, गांधीयन फिलोसफी हमें डायरेक्टिव टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में हमें दिखाई देती है। और उदाहरण है अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देगा, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। ये गांधीयन फिलोसफी से कैसे संबंधित है? गांधीयन फिलोसफी से ये ऐसे संबंधित है कि आप लोग जानते हैं गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था। गांधी जी चाहते थे कि मेरे गांव आत्मनिर्भर बने और गांधी जी आत्मनिर्भर गांव को बनाना चाहते थे। और जिस कॉन्सेप्ट को देते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्राम स्वराज। ग्राम पंचायतों को अगर हम लोग देखते हैं तो गांधीयन फिलोसफी के ग्राम स्वराज से ही संबंधित है हमारी ग्राम पंचायतें। तो इसी वजह से तो कहा जाता है, क्या कहते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो गांधी दर्शन से संबंधित हैं। ये हुआ अनुच्छेद 40। अब जरा देखते हैं अनुच्छेद 41, 42, 43। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक साथ में ये तीनों अनुच्छेद क्यों बोले, 41, 42, 43। इसका कारण है आप लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न आता होगा कि अनुच्छेद हमसे याद नहीं होते हैं। तो मैंने कहा है आपसे कि आप अनुच्छेदों को उनके जो कीवर्ड हैं या उनके जो मुख्य शब्द हैं उनको पकड़िए। 41, 42, 43 मैंने एक साथ क्यों बोले? क्योंकि तीनों अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? अनुच्छेद 41 ये कहता है कि राज्य सभी लोगों को जॉब देगा, काम देगा, शिक्षा देगा यानी एजुकेशन देगा, और राज्य सभी लोगों के लिए पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। अब इसमें याद क्या रखना है? पहली बात, आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। अनुच्छेद 41 में 3 शब्द लिखे हुए हैं, राइट टू जॉब यानी काम देगा, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा देगा, और पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। ऐसा अनुच्छेद 41 में लिखा है। प्रश्न आ सकता है इसमें क्यों लिखित नहीं है? दूसरी बात, पब्लिक असिस्टेंस फॉर होम, लोक सहायता किसके लिए? अनुच्छेद 41 में साफ लिखा हुआ है राज्य बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बेकार यानी जो बेरोजगार हैं उनके लिए, और हमारे जो डिसेबल्ड यानी कि जो आजकल मोदी जी ने शब्द दिया दैट इज दिव्यांग यानी जो हमारे निशक्त हैं, डिसेबल्ड हैं, उन लोगों को लोक सहायता देने का काम करेगा राज्य। ऐसा अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है।
इसमें आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो लोक सहायता के लिए 4 वर्ग बताए गए हैं, इसमें आपको बात याद ये रखनी है कि यहाँ पर बुजुर्ग लिखा हुआ है, बीमार लिखा हुआ है, बेकार लिखा हुआ है और डिसेबल्ड लिखा हुआ है और इनके लिए लोक सहायता का उल्लेख केवल और केवल अनुच्छेद 41 में है। एक तो बात है ये, और दूसरी बात अनुच्छेद 42 ये कहता है कि काम देने से काम नहीं चलेगा, आपको काम की ऐसी दशाएं भी देनी है जो मानव के लिए उचित है, अर्थात मानवोचित हैं। राज्य लोगों को मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 42 में है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि राज्य मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। आप लोग जानते हैं महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे अधिकार जो दे रखे हैं, उसका आधार ये अनुच्छेद 42 ही है। काम दीजिए, काम के अनुकूल परिस्थितियां दीजिए और कम से कम इतना वेतन तो दीजिए जिससे कि व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सके। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात करता है। जीवन निर्वाह योग्य वेतन, अनुच्छेद 43 ये कहता है कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। इस वजह से मैंने 41, 42 और 43 को एक साथ बोला है। अब आइए 39 ए। अब देखिए, जब ए है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको बाद में जोड़ा ना, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। दूसरी बात, आर्टिकल 39 ए है क्या? हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो देश का सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, सबसे विवादास्पद संशोधन है। इसका कारण है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी 42वें संविधान संशोधन जिसको हम लोग कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, इस संशोधन के द्वारा 39 ए जोड़ा गया और क्या कहता है, राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय, फ्री जस्टिस, निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ उनके लिए विधिक सहायता यानी लीगल असिस्टेंस उपलब्ध कराएगा। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 39 ए में। अब देखिए, हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि न्याय में देरी करना है, न्याय से इनकार करना है, ये बात एकदम सही है। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो इतनी कठिन है, इतनी जटिल है, इतनी महंगी है कि देश का आम व्यक्ति इस न्याय को प्राप्त नहीं कर पाता है। न्याय एक गरीब व्यक्ति, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 26% लोग बीपीएल हैं। तो ऐसी स्थिति में इस महंगे न्याय को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस फ्री ऑफ द पीपल इंडिया। देश के सभी लोगों को निःशुल्क न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता, ऐसा प्रोविजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप कहेंगे केवल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान करने से तो निःशुल्क न्याय नहीं मिलेगा। और इसी वजह से 1987 में एक कानून बनाया गया और कानून का नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसे नलसा एक्ट हम लोग कहते हैं। ये जो नलसा एक्ट है 1987 का, इस नलसा एक्ट के तहत हमने 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नलसा की स्थापना की। स्टेट लेवल पर हमने सलसा यानी स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी डलसा की स्थापना की। ये नलसा, ये सलसा और ये डलसा, ये तीनों जो संस्थाएं हैं वो आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल हैं, उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करती है। आर्टिकल 39 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु भारतीय संसद द्वारा 1987 में कानून बनाया गया। 1995 में नलसा की स्थापना हुई। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है और वो बात ये है कि ये जो नलसा है, इस नलसा का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। और इस नलसा के जो अध्यक्ष हैं वो सीनियर मोस्ट जज यानी नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो इस नलसा के अध्यक्ष होते हैं। 41, 42 और 43 की बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुच्छेद 43 ए है, फिर वही बात बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 43 ए। क्या कहता है? राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। राज्य लोगों को रोजगार देगा, राज्य लोगों को मानवोचित दशाएं देगा, राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा। और राज्य, ये जो कर्मचारी हैं, ये जो कार्मिक हैं, ये सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए उनकी मैनेजमेंट में, उनके
पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। आर्टिकल 43A ये कहता है राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। आप तो जानते हैं भारत में जो ट्रेड यूनियन, आपने भामस, आपने इंटक, आपने एटक इत्यादि संगठनों के नाम सुने होंगे। सरकार की ड्यूटी बनती है कि इनके समय पर चुनाव करवाए, ताकि कर्मचारी सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, सरकार को इसकी जानकारी मिल सके। 43B 43B क्या कहता है? 43B देखिए, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो लोग जानते होंगे गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी संस्थाओं का प्रयोग बहुत सफल रहा है। अनुच्छेद 43B ये कहता है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा, ऐसा 43B में लिखा हुआ है। और ये जो 43B है उसे वर्ष 2012 में जोड़ा गया है, 97 संशोधन के द्वारा जोड़ा है। और ये सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 43B ये कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 44 आप लोगों ने बात की होगी कि अभी हम 41, 42, 43 लिख रहे थे और यहाँ अचानक हम 44 को लेकर आ गए। इसका कारण है अनुच्छेद 44 वह अनुच्छेद है जो वर्तमान समय में काफी चर्चा में है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के स्थापना करेगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड क्या होता है? कॉमन सिविल कोड का मतलब है जब देश एक है तो देश की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए नियम, कायदे, कानून भी एक होना चाहिए। दैट इज कॉमन सिविल कोड। देश में चाहे किसी भी धर्म के लोग रहते हों, चाहे किसी भी जाति के लोग रहते हों, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, उनके व्यवहारों को व्यवस्थित करने के लिए जब एक ही प्रकार का कानून होता है तो उसे हम कहते हैं कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 44 में ऐसा लिखा हुआ है। बात एक। बात दूसरी, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि ये कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में है या नहीं है। अक्सर कह दिया जाता है नहीं, कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में नहीं है क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग है। लेकिन देखिए, 98% केसेज में हमारे देश में कॉमन सिविल कोड है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं तो उनके लिए एक जैसे कानून की सजा दी जाती है। उनके लिए अलग अलग कानून थोड़ी है। दैट्स वाई कॉमन सिविल कोड तो है, लेकिन विवाह के नियम, तलाक के नियम, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकार के नियम मुसलमानों के लिए अलग होने की वजह से ये जो पर्सनल मामले हैं, जो व्यक्तिगत मामले हैं, उसके संदर्भ में कॉमन सिविल कोड नहीं है। बाकी 98% केसेज में भारत में कॉमन सिविल कोड है। बात एक। दूसरी बात, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कॉमन सिविल कोड क्यों लागू नहीं किया। देखिए, संविधान सभा में इस पर पर्याप्त बहस हुई थी। संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि देश में सभी वर्गों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, लेकिन जो हमारे संविधान सभा के वो मेंबर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड अभी फिलहाल नहीं होना चाहिए क्योंकि देश को उस समय निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोग इतने प्रगतिशील नहीं थे, लोग इतने मैच्योर नहीं थे। तो हमारे संविधान सभा के जो अधिकांश अल्पसंख्यक सदस्य थे, उन्होंने कहा फिलहाल कॉमन सिविल कोड को लागू मत कीजिए और वेट कीजिए उस समय का जब देश में शिक्षा का विकास होगा, देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, लोग मैच्योर बनेंगे, लोग प्रगतिशील बनेंगे, लोग परिपक्व होंगे, तो हम लोग कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे। ऐसा अनुच्छेद 44 की मंशा है और इसी प्रकार वजह से यह नीति निर्देशक तत्व का भाग है। एक तो बात है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब हम लोग अनुच्छेद 44 पर चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ साहबानों वाला मामले, जो साहबानों वाले मामले पर भी चर्चा करनी चाहिए और ना केवल साहबानों वाले मामले पर बल्कि हमको सायरा बानों वाले मामले पर भी चर्चा करनी चाहिए। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पर भी हमको बात करनी चाहिए। देखिए, साहबानो एक मुस्लिम महिला, 70 के दशक की बात है। साहबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया। जब तलाक दिया तब साहबानो की एज लगभग 68-70 साल हुआ करती थी। 5 उसके बच्चे थे और उसको तलाक दे दिया। साहबानो के जो पति हैं मोहम्मद अहमद खान, वो खुद वकील हैं, मध्य प्रदेश के बहुत फेमस वकील, उन्होंने उनको तलाक दे दिया। तलाक के बाद जो मुस्लिम नियम है, जो शरीयत लो है, वो ये कहता है कि इद्दत की अवधि तक उन्हें भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इद्दत की अवधि लगभग 3-3.25 महीने की होती है। एक ऐसी महिला जिसकी एज 70 वर्ष है, एक ऐसी महिला जो 5 बच्चों की माँ है,
उसे आप 100 दिन, 90 दिन या 95 दिन का भरण पोषण भत्ता देते हैं, उस महिला के भविष्य का क्या होता है? शाहबानो ने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो 1985 के नाम से यह मामला दर्ज है। और यह मामला एक्चुअली में शाहबानो के केस के मामले नाम से ही जाना जाता है। 1985 का ये जो मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है, मुस्लिम महिलाओं को भी जीवन पर्यंत भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए। ये शाहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और ये डिसीजन ऐसा था जो हमको अनुच्छेद 44 के तहत जो कॉमन सिविल कोड है उसकी ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन तुरंत भारत की संसद ने 1986 में मुस्लिम महिला भरण पोषण भत्ता अधिनियम, तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया, और शाहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को हमने कह दिया हम इस निर्णय को नहीं मानते, और ऐसा कर दिया गया 1986 में। और उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। एक तो बात हुई है। दूसरी बात, डैनियल लतीफी जो कि शाहबानो के वकील थे, उन्होंने इस भरण पोषण भत्ता या जो मुस्लिम तलाक संरक्षण से जो संरक्षण है उसको कोर्ट में चैलेंज किया। वर्ष 2003 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए, और तब तक मिलना चाहिए जब तक कि उनकी रीमैरिज यानी कि पुनर्विवाह नहीं हो जाता है। तो ये सारे मामले हैं जो कॉमन सिविल कोड से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इन सारे मामलों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, वर्ष 2017 अगस्त 2000 ध्यान शायद 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के बारे में एक निर्णय दिया, और वो निर्णय ट्रिपल तलाक से संबंधित है। देखिए, इस्लाम जो मानते हैं, मुस्लिम्स में 3 प्रकार के तलाक होते हैं, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन और तलाक ए बिद्दत। और जो 3 तलाक हैं ये एक्चुअली में तलाक बिद्दत ही है कि आप किसी को 3 तलाक दे देते हैं, तलाक 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 कह देते हैं, और इंस्टेंट ये जो तलाक है आपको तलाक मिल जाता है, और इसी को कहा जाता है ट्रिपल तलाक। मुसलमानों में तलाक ए बिद्दत को, देखिए, आप किसी को अचानक तलाक तलाक कह देते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, या फिर मेल कर देते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, और उससे आपको जो तलाक मिल जाता है, कहा गया कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अन्याय है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान है, ये उनका उल्लंघन है। सायरा बानो एक महिला थी, उसने इस चीज को चैलेंज किया, और सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने निर्णय देते हुए ये कहा कि ट्रिपल तलाक, तलाक ए बिद्दत न केवल भारतीय संविधान बल्कि इस्लाम के जो बेसिक उसूल हैं, जो इस्लाम के मूल सिद्धांत हैं, उनके भी खिलाफ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सायरा बानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए, वो सारे निर्णय हम लोगों को कॉमन सिविल कोर्ट की ओर ले जा रहे हैं। अनुच्छेद 44 पर चर्चा करते समय हमने जानबूझकर ये चर्चा की ताकि आपको मालूम रहे कि देश में क्या घटित हो रहा है, और साथ ही साथ आपको मालूम रहे कि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में तलाक के बारे में जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 44 के बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और उनकी बाल्यावस्था, उनकी जो चाइल्डहुड है उसकी देखभाल की व्यवस्था करेगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 45 कहता है। दोस्तों, शाहबानो से सायरा बानो में क्या परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शाहबानो के मामले में जो मुस्लिम महिलाओं को तलाक की संरक्षण दिया गया उसको स्वीकार किया गया, और इस मामले में ट्रिपल तलाक को रद्द कर दिया गया सायरा बानो वाले प्रकरण में। हालांकि दोनों ही अनुच्छेद 44 से संबंधित हैं, और दोनों ही हम लोगों को कॉमन सिविल कोड की ओर ले जाते हैं। 45 में लिखा हुआ है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा राज्य, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना है, 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ 86वां संविधान संशोधन से पूर्व इस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। इस बात को अब हमने वहां से हटा दिया है। अब इस बात को हमने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ते हुए मौलिक अधिकार का रूप दे दिया गया है, और अब लिखा हुआ है 6 से कम आयु के बच्चे। आर्टिकल 46 बहुत अच्छा अनुच्छेद है, कहता है SC और ST, साथ ही साथ लिखा हुआ है
समाज के दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एससी और एसटी के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था करेगा ही करेगा, साथ ही साथ समाज के दुर्बल वर्गों के लिए भी समाज की शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 46 में। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि उनको सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके। इस बात का भी उल्लेख है अनुच्छेद 46 में। 47 सुनिए और मोस्ट इंपोर्टेंट डालकर सुनिएगा। 47 देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में शायद मेरे हिसाब से, हाँ, जो टेट का एग्जाम था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अब हम लोग सोचते रहे ये प्राइमरी ड्यूटीज क्या होती है, प्राथमिक कर्तव्य क्या है। एक्चुअली में जब आप अनुच्छेद 47 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है राज्य लोगों के जीवन स्तर, राज्यों के लोगों के पोषाहार और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। आर्टिकल 47 में राज्य की प्राइमरी ड्यूटीज यानी प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये तो प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे प्रश्न क्या आ सकता है, आगे प्रश्न ये आ सकता है कि अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का कौन सा प्राथमिक कर्तव्य नहीं है। जीवन स्तर में सुधार करेगा, उनके न्यूट्रिशन पोषण में सुधार करेगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य 47 का है। एक भाग तो ये है। दूसरी बात जो लिखी हुई है, राज्य ऐसे पदार्थों के सेवन पर जिससे हम लोग एल्कोहलिक कह सकते हैं, मादक पदार्थों के सेवन पर, ऐसी दवाओं के सेवन पर जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, ऐसे इन पर रोक लगाएगा। और ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 47 में। जब कोई राज्य शराबबंदी के संबंध में कानून बनाता है, शराब पर रोक लगाता है, तो उसका आधार अनुच्छेद 47 ही है। जैसे कि बिहार में लगाई गई थी, राजस्थान में निःशुल्क दवाई वितरण योजना है, यह अनुच्छेद 47 ही तो है। दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं, निःशुल्क दवाई बांट रहे हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा है। बड़ा तो है ही, जानवरों के क्या अधिकार होंगे इसका भी उल्लेख संविधान में कर रखा है। आर्टिकल 48 ये कहता है राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा, ऐसा अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। 48 में जो दूसरी बात लिखी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 48 में लिखा हुआ है राज्य पशुओं और विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाएगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 48 में। याद रखिएगा, आजकल बीफ शब्द काफी चर्चा में है। बीफ का मतलब है गाय का मांस। ये जो गाय के मांस पर रोक लगनी चाहिए, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 48 कहता है पशुओं विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाई जाए, तो गाय के मांस पर तो रोक लगेगी ही लगेगी, ऐसा अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। अब देखिएगा आर्टिकल 48A, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट बनाकर याद रखें। लिखा है राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 48A में। और यही लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। और बाद में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको भी आप याद रखें। इसको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हम लोग जब मूल कर्तव्य कल पढ़ेंगे तो हम इस बात को फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारा एक मूल कर्तव्य भी ऐसा का ऐसा है। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें, वन वन्य जीव नदियों झीलों का संरक्षण करें। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में कॉमन है। 48A ही वाली वो बात है। अब जब हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो ये बात बताई जाएगी, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्र महत्व के स्थान हैं, जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारी विरासतें हैं, जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना राज्य का कार्य है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 49 में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 49 में जो बात लिखी हुई है उसके बारे में प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है? नहीं है। आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है राज्य का कर्तव्य है कि वो विरासतों को, हेरिटेज को, राष्ट्र महत्व के स्थलों को संरक्षण प्रदान करे। और जब ये प्रश्न पूछा गया तब पूछा गया इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। और एक बात ये भी लिख दी। हमको लगा कि हमने ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, पढ़ा तो है। कहाँ पढ़ा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा है, मूल कर्तव्यों में हमने इसको नहीं पढ़ा है। अच्छा, बता दीजिए कौन करता है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण? राष्ट्रों को संरक्षण कौन देता है? हमारे जो स्मारक है उनको संरक्षण कौन देता है? बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो करता है इन सबको प्रोटेक्शन, वो संरक्षण प्रदान करता है इन सबको। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 50 पर। आर्टिकल 50 बहुत सिंपल है, आसान है।
राज्य, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। लेकिन ऐसे हमारे मित्र जो दूर दराज में बैठे हैं, जिन्होंने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ा, उन्हें यह अनुच्छेद समझ नहीं आएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका तो अलग अलग है ही, इसे अलग करने की जरूरत क्या है? जरूरत है। देश की आजादी से पहले हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पद थे, जो पद थे वो कार्यपालिका के थे, एग्जीक्यूटिव पद थे, लेकिन उनके पास मजिस्ट्रेटिव पावर भी होती थी। और आज भी देखिए ना, कलेक्टर साहब जिलाधीश जिन्हें कहते हैं, उन्हें हम डीएम क्यों कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं? एसडीओ को हम लोग एसडीएम क्यों कहते हैं? ये सब तो कार्यपालिका के पद हैं। इनको हम लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इनके पास मजिस्ट्रेट की भी पावर है। और याद रखिएगा, जब एक पद के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, तो ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। दैट्स वाई हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाएगा। आर्टिकल 51, ये फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 51। क्यों है? अनुच्छेद 51 में 4 बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं? भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, पहली बात। भारत सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। भारत ये चाहता है कि सभी देश, अनुच्छेद 51 में जो तीसरी बात लिखी हुई है वो है भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो हैं उनकी पालना को बढ़ावा देगा। और चौथा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि भारत ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं, उनका समाधान मध्यस्थता से हो, उस सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ऐसा अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है। दैट्स वाई अनुच्छेद 51 को भारत की विदेश नीति का आधार कहा जाता है। तो ये है कुल मिलाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है? सारी अच्छी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, फिर आपने सारी अच्छी बातों को वहां क्यों लिखा जहां लागू करना जरूरी नहीं है? क्योंकि आप उम्मीद करिए, आप जरा अपने आप को 1950 के आसपास ले जाइए। हमारे संविधान सभा के जो लोग जो हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन सारी बातों का वर्णन यदि वो जब हमारा देश गरीब था, जब हमारे पास सक्षमताएं नहीं थी, हमारे पास क्षमताएं नहीं थी, तब ऐसी स्थिति में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को शामिल करना जरूरी था। क्योंकि हमारे पास क्षमताएं नहीं थी, हम सारी बातों को लागू नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ी, हमने एक एक नीति निर्देशक तत्व को लागू करना शुरू कर दिया। एक तो बात है ये। दूसरी बात, बड़ा कौन है? फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या फिर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं? ये आपका एक प्रश्न है, तो आपको बता देते हैं। चंपाकम दोराइजन 1951 का ये केस है। चंपाकम एक लड़की का नाम है, मद्रास की ये लड़की है। चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास स्टेट का ये मामला है, 1951 का ये मामला है। चंपाकम जो लड़की है उसका एडमिशन नहीं होता मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मद्रास में गवर्नमेंटल ऑर्डर जो है वो सांप्रदायिक ऑर्डर, जिसके तहत जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। चंपाकम दोराइजन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ये जो जाति के आधार पर कम्युनल ऑर्डर जो निकाला गया है, जो आरक्षण दिया गया, उसको रद्द करता है। और इसी मामले में चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सुपीरियर हैं, उससे बड़े हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, इस बात को लेकर कि बड़ा कौन है, मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व। तो इस मामले में तो कहा कि मौलिक अधिकार बड़े हैं। तुरंत हमारे संविधान में प्रथम संशोधन किया गया, 31A और 31B नाम के 2 अनुच्छेद जोड़े गए और कह दिया गया कि कुछ ऐसे कानून होंगे जो न्यायपालिका के दायरे से बाहर होंगे, और उन्हें हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। एक तो बात है ये। दूसरी बात, जब हम लोगों ने 25वां संविधान संशोधन जोड़ा और 25वें संविधान संशोधन करने के बाद जो हमने अनुच्छेद 31C जोड़ा, तो ये व्यवस्थापिका का न्यायपालिका के ऊपर एक हमला की तरह था। 31C जोड़कर हमने ये कह दिया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 14 और जो अनुच्छेद 19 है उसके ऊपर प्राथमिकता दी जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 31C जोड़कर कह दिया गया इंदिरा जी की सरकार के द्वारा। तो ये टकराव का मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन हुआ करती थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में। इंदिरा जी की सरकार के द्वारा ही एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन करके हम लोगों ने सभी नीति निर्देशक तत्वों को
सारे मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देना वाला प्रावधान कर दिया 31C में। ये लिख दिया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को सभी मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी जाएगी। ये हमने किया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1980 के मामले में 42वें संविधान संशोधन को जब कोर्ट में चैलेंज किया, तब मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात लास्ट में जोड़ी गई कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी, इसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या निर्णय था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये बंद कीजिए बहस, ये क्या लगा रखा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, कोई बड़े नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे के टी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में टिप्पणी की थी और उसके बारे में आप भी सुनिएगा। उन्होंने कहा, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, के टी शाह, ही वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो कहते हैं नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। और बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने या ना करने ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। तो मित्रों, हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, आज हमने डीपीएसपी के बारे में बात की, बहुत सारे मुद्दों को टच किया। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, आप सबका आभार। कल फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, इसी जगह पर मिलेंगे और संविधान का एक और विषय लेकर हाजिर होंगे, और वो विषय होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सुनते रहिए, इसी तरह से देखते रहिए और हमारा भी उत्साहवर्धन आप इस तरह से करते रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और वादा है हमारा आपके साथ, फिर जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।